नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में साइंस का सेंटअप एग्जाम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिंदी का और संस्कृत का जो भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बताया था, पेपर में एकदम पूरा हूबहू लड़ा था और पूरा आप लोगों ने सही करके आया भी है। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से आपको हम सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना हम टाइप करके आपको खूब अच्छा से आसान आसान आंसर आपको बताते हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। जो भी हम लड़ाकू प्रश्न में, 20 प्रश्न में नोट्स में दिए हुए हैं, उसी का आंसर हम आपको निकाल निकाल कर बहुत अच्छे से सजा कर आपको बता रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं। 2 बजे इसी चैनल पर मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा, ठीक है ना। मतलब 21 नवंबर के दिन जो आपका मैथ का पेपर है ना, उसका क्लास होगा 2 बजे। मतलब कि उसका वीडियो डाल देंगे, आप लोग मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिएगा। तो कब मिलेगा? 2 बजे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी जल्दी से कर लीजिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, तभी आप लोगों को वो वीडियो मिलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन मैं आपको पूरा इसका रूल बता देता हूँ। देखिए ये भौतिक शास्त्र है, लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक रहेगा लघुत्तरीय, जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका 8-8 क्वेश्चन रहेगा। 4-4 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। तो हम आपको 4-4 क्वेश्चन का आसान आसान उत्तर बताएंगे, ठीक है। देखिए हम आपको पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो इसका आसान उत्तर हुआ, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख लेता है और गाड़ी स्पष्ट रूप से चला लेता है। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर, कि किसी यांत्रिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, चूंकि अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात वहां कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ही आकाश काला दिखाई देता है। दोस्तों आकाश काला दिखाई देता है। ये गलती से दोस्तों फोटो नीला वाला लग गया, काला वाला लगाना चाहिए था, गलती से दोस्तों नीला वाला फोटो लग गया। बाय द वे कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ये आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तो उत्तर लिखिएगा, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वह बिंदु है जो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है और जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद अभिसरित यानी कि इकट्ठा होती है और आमतौर पर एफ अक्षर से दर्शाया जाता है। हम मतलब मुख्य फोकस को एफ अक्ष से दर्शाया जाता है, एफ से दर्शाया जाता है। तो ये आप लोग दोस्तों आंसर लिख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एम्पियर की परिभाषा दे। तो एम्पियर का परिभाषा लिखिए, जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर बराबर होता है दोस्तों 1 कूलम बटे 1 सेकेंड होता है। ये आपको याद रखना है और आपको लिख देना है। तो 8 गो है, 4 गो लिखना है। 4 गो हमने आपको बहुत अच्छे से सही सही बता दिया, तो आप लोग लिख लीजिएगा। जिसको भी इसका पीडीएफ लेना होगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा 6:45 पर व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे हम आपको जो जैसे बताए थे वैसे हम आपको दे देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा। तो पीडीएफ फॉर्मेट लेने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है उनको तो मिल जाएगा। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं मैं बता देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करिएगा, ठीक है, और सर्च करिएगा स्टडी प्लस लिखकर, स्टडी प्लस आप लोग लिखकर सर्च करिएगा। यहाँ पर हमारा ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, स्टडी प्लस लिखकर सर्च करिएगा। जैसे आप लोग स्टडी प्लस लिखकर सर्च करिएगा ना, तो ये वाला स्टडी प्लस का ऑफिशियल पेज आपका खुल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करिएगा ना, तो एक पेज खुलेगा, वहीं पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये पेज हमारा खुल गया। अब दोस्तों किसी भी पोस्ट पर आप क्लिक करिए, सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करिए, ऐड को बंद कर दीजिए, ठीक है। और इस पर क्लिक करके आप नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक है, इस पर क्लिक करिएगा ना, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप यहाँ पर खुल जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा और व्यू पर क्लिक कर लीजिएगा।
तो खुल जाएगा दोस्तों, है ना। ऑलरेडी इसमें व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है, ठीक है ना, तो उस पर क्लिक करिएगा ना तो आपका खुल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। दो गो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से एगो का ही उत्तर देना है, दो में से एगो का उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है इसका दीर्घ उत्तरीय का, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करो। देखिए उत्तर लिखे हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर किसी चालक का तार प्रतिरोध R चालक की तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों, ठीक है ना, R समानुपाती I। अतः तार की लंबाई जितनी अधिक होती है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ये पहला हो जाएगा। दूसरा, तार के क्षेत्रफल पर। तार के क्षेत्रफल पर किसी चालक तार का प्रतिरोध R चालक के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R व्युत्क्रमानुपाती A, ठीक है ना। अतः तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा तथा तार जितना ही पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा है तार के पदार्थ पर। तार के पदार्थ पर चालक का वैद्युत प्रतिरोध पदार्थ है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध पदार्थ जिसका वह बना है ना, जिसका वह बना होता है वह प्रकृति पर निर्भर होता है। कुछ पदार्थों का निम्न प्रतिरोध होता है जबकि अन्य का उच्च प्रतिरोध होता है। उदाहरणार्थ, यदि हम कॉपर धातु और नाइक्रोम मिश्र धातु के बराबर लंबाई और व्यास वाले दो समान तार लेते हैं, हम पाएंगे कि नाइक्रोम का तार प्रतिरोध कॉपर के तार के प्रतिरोध के लगभग 60 गुना अधिक है। यह दर्शाता है कि चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब इसका दोस्तों लास्टवा है तार के ताप पर, है ना, तार के ताप यानी कि टेम्परेचर पर। तार के ताप पर यह पाया गया है कि ताप बढ़ने पर सभी विशुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप कम करने पर घटता है, परंतु मैग्नीन, कंस्टेंटन और नाइक्रोम के समान मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तार से प्राय अप्रभावित रहता है। तो ये दोस्तों हमारा फिजिक्स का हो गया 5 नंबर वाला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले केमिस्ट्री के 8 गो में से 4 क्वेश्चन का उत्तर। पहला है दोस्तों, रासायनिक समीकरण के क्या फायदे हैं, तो उत्तर लिखेंगे रासायनिक समीकरण के कई फायदे हैं, जैसे यह रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं जैसे कि मोल्स और द्रव्यमान की गणना में मदद करता है और पदार्थ की भौतिक अवस्था को इंगित करता है। ये समीकरण अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब और उत्प्रेरक के बारे में भी जानकारी देता है, इसलिए दोस्तों ये फायदेमंद है हमारा रासायनिक समीकरण। दूसरा है दोस्तों, रोटी और केक को मुलायम फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उत्तर दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि रोटी और केक को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जिससे मिश्रण में बुलबुले बनते हैं जो आटे को हल्का और स्पंजी बनाते हैं। यह रासायनिक क्रिया के माध्यम से होता है और इसके बिना व्यक्त सामान भारी और सख्त रह जाते हैं, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और यह कैसे बनते हैं। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। यह तब बनते हैं जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों के युग्म को साझा करके एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास अष्टक प्राप्त करते हैं, तब दोस्तों ये बनते हैं। तो याद रखना ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो लिखेंगे आवर्त सारणी में 2 लघु आवर्त जिसको द्वितीय और तृतीय आवर्त बोलते हैं, है ना, उसमें 2 लघु आवर्त होता है, द्वितीय और तृतीय, और 5 दीर्घ आवर्त होता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां होते हैं। द्वितीय और तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है क्योंकि उनमें तत्वों की संख्या कम होती है, जबकि चौथे से 7वें आवर्तों को दीर्घ आवर्त कहा जाता है क्योंकि इसमें
क्योंकि उनमें 18 या अधिक तत्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दो को पूछा है, जिसमें से एक का आपको जवाब देना है। ठीक है, दो को पूछा, एक का जवाब देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मेडलिप के आवर्त सारणी के क्या लाभ है? तो हम लिखे मेडलिप के आवर्त सारणी के प्रमुख लाभ। पहला, तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन। इसमें समान गुणधर्म गुणों वाले तत्वों को एक साथ समूहीकृत करके तत्वों के अध्ययन को सरल और व्यवस्थित बनाया गया। और दूसरा दोस्तों, दूसरा देखिए प्रमुख लाभ, नए तत्वों की भविष्यवाणी। मेडलिप ने सारणी में खाली स्थान छोड़कर भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी की, जैसे कि एक एका बोरान, स्केडियम, एका एल्युमिनियम, गैलीलियम और एका सिलिकॉन जर्मेनियम दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों है परमाणु भारों का शुद्धिकरण। इस सारणी में कुछ तत्वों के परमाणु भार को सही क्रम सही करने में मदद की, जो उनके गुणों के आधार पर आवश्यकता था। उदाहरण के लिए बेरिलियम के परमाणु भार को 13.5 से 9.0 सुधार कर किया गया। और देखिए अगला, अनुसंधान में सहायता। यह एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है, जिससे रासायनिक अनुसंधान और नए तत्वों के संश्लेषण को सुविधाजनक बनाया गया। अक्रिय गैसों को जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उन्हें सारणी को बिगाड़ने बिना समूह शून्य में जगह दी गई, मतलब कि अक्रिय तत्वों को समूह शून्य में जगह उसको मिल गई। ठीक है ना, तो ये हम लोग लिख देंगे। अब दोस्तों आ गया दोस्तों आपका बायोलॉजी का। बायोलॉजी में भी दोस्तों 8 प्रश्न है लघु उत्तरीय, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर लिखे। श्वसन और दहन में कोई दो अंतर लिखे। देखिए यहाँ पर दो अंतर, पहला ये श्वसन हो गया, ये आपका दहन हो गया। ऐसे आप लोग भी लिखना, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। और जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो दहन कहलाता है। ठीक है, दहन कहलाता है। और दूसरा, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति होती है दोस्तों। ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विषमपोषी से अब क्या समझते हैं दोस्तों? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, उत्तर लिखेंगे, वैसे जीव जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। सभी जंतु, जीवाणु, कवक विषमपोषी कहलाते हैं। सभी जंतु ये सब क्या होते हैं? तो विषमपोषी होते हैं। ये खुद के ऊपर निर्भर न होकर किसी न किसी अन्य स्रोत पर निर्भर होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, जैसे कुत्ता ले लो, कुत्ता भोजन नहीं बनाता, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। हम जैसे मनुष्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी दोस्तों इसी पर डिपेंड रहा है ना। मनुष्य भी, जैसे कि हम लोग भी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और दूसरा कोई हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। अगला दोस्तों आपका तीसरा नंबर, लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, ये लसिका दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये लसिका है। लसिका, लिम्फ। लसिका एक प्रकार का वर्णहीन द्रव है जो उत्तकों के बीच में स्थित होता है। इसका बहाव ही दिशा में उत्तकों से हृदय की ओर होता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं देखो व्हाइट टाइप का दो दिख रहा है ना, व्हाइट यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल। इसमें व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है दोस्तों। ठीक है ना। कार्य देखिए, यह प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है। यह भी टूटे फूटे एवं नष्ट कोशिकाओं को भक्षण करता है। यह घाव में हुए गड्ढों एवं जख्मों को भरने में मदद करता है। जो मतलब बड़ा घाव नहीं हो जाता है, कट जाता है तो शरीर में बहुत बड़ा घाव हो जाता है, तो उसको भरने में, भर कर एक बराबर करने में ये दोस्तों लसिका जो होती है ना, वो काफी ज्यादा मदद करती है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चौथा नंबर दोस्तों, मधुमेह। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है दोस्तों? तो लिखिएगा, मधुमेह के कुछ रोगियों का इलाज इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता या वह इंसुलिन
का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। चूंकि इंसुलिन पाचक के दौरान नष्ट हो जाता है, इसे इंजेक्शन के माध्यम से सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों हमारा हो गया। अब दोस्तों इसका एक देख लीजिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका एक देख लीजिए, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ये देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपका। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे की जाती है, समझाइए दोस्तों। तो आइए हम आपको बताते हैं। जीवधारियों के नर यानी कि मेल अथवा मादा यानी कि फीमेल रूप का निर्धारण या किसी जीवधारी में नर अथवा मादा लिंग का निर्धारण करना ही लिंग निर्धारण कहा जाता है। व्यापक तौर पर लिंग निर्धारण 3 प्रकार का होता है: पर्यावरणीय, अनुवांशिक और गुणसूत्र आधारित। ए नंबर देखिए, गुणसूत्र आधारित लिंग निर्धारण, इसी पर दोस्तों हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, गुणसूत्र आधारित लिंग निर्धारण। गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं और अलग अलग जाति के जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों उसके नीचे ये वाला फिगर आपको बनाना है, उसके नीचे ये वाला फिगर आप लोग बनाइएगा। उसके बाद से आगे लिखिएगा उसके नीचे, पुरुष के अंदर पाए जाने वाले कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं। जो पुरुष के अंदर दोस्तों 23 को गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें से 22 को गुणसूत्र समान होता है, एक गुणसूत्र अलग होता है, मतलब लिंग निर्धारण के एक्स वाई अलग होता है। ठीक है, इन्हें एक्स एक्स गुणसूत्र या अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, शेष एक जोड़ी गुणसूत्र आपस में असमान होते हैं और उन्हें एक्स वाई गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मैंने बोला ना, ठीक है। तो ये दोस्तों एक्स वाई कहलाता है। कौन? जो एक अलग होता है, मतलब कि एक बराबर नहीं होता, समान नहीं होता है, उसे ठीक है ना गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष के शुक्राणु में सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके नीचे वाला फिगर बनाइएगा। फिर आगे लिखिएगा, अर्थात केवल 23 गुणसूत्र, स्त्री के अंदर 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, उसके लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, अर्थात XX। जब पुरुष के वृषण की कोशिकाओं विभाजित होकर शुक्राणुओं को उत्पन्न करती है तो लिंग गुणसूत्र की जोड़ी टूटती है, एक्स और वाई गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। आधे शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र पहुंचता है और शेष आधे शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र पहुंचता है। स्त्री के अंडाणुओं में पुरुष की ही तरह सामान्य कोशिका की अपेक्षा अधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात कुल 23 गुणसूत्र। अंड कोशिकाएं अंडाणुओं को उत्पन्न करती है, परंतु सभी अंडाणुओं में केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। और लास्ट में ये लिख दीजिएगा, निषेचन के समय वह पूर्णतः अवसर पर निर्भर करता है कि कौन सा शुक्राणु एक्स अथवा वाई अंडाणुओं को निषेचित करेगा। यदि एक्स शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो बच्चे का लिंग नर यानी कि एक्स वाई होगा, परंतु यदि वाई शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो उसमें विकसित बच्चे का लिंग मादा अर्थात लड़की यानी कि XX होता है। यानी कि दोस्तों ये हमारा हो गया नर, ये नर हो गया, ये मादा हो गया दोस्तों। नर हो गया, मादा में XX होता है और इसमें दोस्तों नर में XY होता है। अगर इनका X आता है, अगर नर का X आता है, ठीक है ना, नर का X आया दोस्तों और इधर से मादा का X 100% ही आएगा, ठीक है, क्योंकि XX ही है, तो ये X मिलकर XX हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लड़की का जन्म होगा। अगर इधर से Y आता है और इधर से X आता है तो ये दोनों मिलकर XY हो जाता है, तो XY यानी कि लड़का का जन्म होगा। ठीक है ना, ये आप लोग बहुत अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ मैंने जहां बोला वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग उसकी टेंशन मत लेना। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके।